Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान, जो कि आप लोगों का कौन सा ब्रांच है स्टूडेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और ये किसका मॉडल पेपर है, तो याद रखिएगा कि ये थर्ड पेपर का मॉडल पेपर है। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का, तो मानव विकास का इतिहास एवं सिद्धांत। ये क्या है आप लोगों का पेपर का नाम है। और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला स्टूडेंट, आप लोगों का 28 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम जिस तरह से आपने फर्स्ट और सेकेंड पेपर को दिया है, उसी तरह से आप थर्ड पेपर का भी हम लोग को मॉडल पेपर दे दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन ये हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया। ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 27 को भी मैं एक जो है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट का एक मॉडल पेपर और दे दूं। तो 28 को तो आप लोगों को 2 बजे से पेपर रहेगा, तो यही 2 मॉडल पेपर आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो 40 नंबर कवर कर लेंगे। और शॉर्ट में भी अगर 2-3 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन अगर आ जाएगा, 4-5 क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ से भी क्या है जो है 20 नंबर कवर कर लेंगे। यानी 60 नंबर आप लोग मेरे मॉडल पेपर से आप लोग यहाँ पर 50 नंबर आप लोग मेरे मॉडल पेपर से 50-55 के लगभग जो है कवर कर लेंगे। क्योंकि समय अभाव है, नहीं तो मैं और 2-3 आप लोगों को मैं दे देती तो वो आप लोगों का हो जाता। तो आइए देखिए हम स्टार्ट करते स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में सविस्तार लिखिए। ठीक है, जो एरिक्सन थे तो उनका सिद्धांत यही आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपका एरिक्सन का सिद्धांत क्या था। तो स्टूडेंट आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एरिक्सन का मूल सिद्धांत, एरिक्सन का मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, ठीक है, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज में उसे पहचान को उस समाज में उस हो गए यहाँ पर, ठीक है, उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। ठीक है, समाज जो है उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूँकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एरिक्सन ने उन्होंने क्या देखा है, उनका किस बात में रुचि थी, तो उनका यह रुचि था कि बच्चों और किशोर में जैसा व्यक्तिगत पहचान यानी अपना खुद का पहचान वो किस तरह से विकसित कर सकते हैं, और जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वह उनके पहचान को बनाने में किस तरह से मदद कर सकता है। और उनका सिद्धांत जो था वो क्या था, व्यक्तिगत था, सामूहिक था और सांस्कृतिक या सामाजिक विकास का जो है समन्वित, मैंने उनके जो सिद्धांत हैं तो उसमें क्या उनमें किन तत्वों को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत, सामूहिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को क्या किया गया था, उनके जो सिद्धांत में शामिल किया गया था। ठीक है, इससे क्या है, अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया। एरिक्सन के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, तो एरिक्सन के सिद्धांत को हम सामाजिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगले प्रश्न नहीं, अभी आगे ही देखते हैं स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरिक्सन ने इस सिद्धांत में छात्रों के सांवेगिक स्वास्थ्य पर अधिक बल डाला है और इस रूप में उनका यह सिद्धांत पियाजे के अवस्था सिद्धांत से भिन्न था। जो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या, पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो उन अवस्थाओं से क्या था, एरिक्सन का सिद्धांत जो था भिन्न था। ठीक है, एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि के विकास की 8 अवस्थाएं होती। एरिक्सन के सिद्धांत में क्या था, मतलब जीवन को, मतलब एरिक्सन ने अपने सिद्धांत यानी मनोसामाजिक सिद्धांत थे, अपने सिद्धांत का यानी मनोसामाजिक सिद्धांत को जो है जीवन की कितनी अवधि में बांटा, कितने अवधि में, तो 8 अवधि में या 8 अवधि या 8 अवस्थाओं में क्या किया था, बांटा था। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है जिसे एरिक्सन ने संकट की संज्ञा दी थी। यानी जो 8 अवस्थाओं ने जो उन्होंने एरिक्सन ने बांटा, तो उसमें क्या था, उसमें मतलब हर एक स्टेप में, हर एक अवस्था में क्या है, एक मतलब चुनौती रहती थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, संकट का नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संकट क्या है, देखिए यह संकट कोई आपाती नहीं है, आपातकालीन कोई स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक उन्नत अंतःशक्ति तथा
उच्च संवेदनशीलता प्राप्त करने की आरंभ बिंदु है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो संकट संज्ञा जो दी, तो उन्होंने ये कहा कि ये आपातकालीन स्थिति नहीं है, या मतलब कोई मतलब इससे किसी भी व्यक्ति या बच्चे को कोई हानि नहीं हो सकती, बल्कि उसका क्या होगा, उसका उन्नत अंतःशक्ति और उच्च संवेदनशील जो है बिंदु जो होगा वो अच्छा बनेगा, या उस बिंदु का क्या होता है, आरंभ होती है। फिर क्या है, जितना ही उत्तम ढंग से व्यक्ति उसे संकट को, ठीक है, उसे नहीं होगा, ठीक है, उस संकट का समाधान करता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व स्वास्थ्यकर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जितने ढंग से उस समस्या का, उस संकट का जो है समाधान जितने अच्छे से करता है, उसका व्यक्तित्व क्या उतना ही निखर कर आता है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में धनात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। यानी उन्होंने जो पक्ष दिया, 8 अवस्थाएं दी, उसमें क्या धनात्मक पहलू को भी देखा और नकारात्मक पहलू यानी ऋणात्मक पहलू को भी देखा है। ठीक है, फिर क्या, एरिक्सन के द्वारा निम्न अवस्थाएं जो कि क्या है, संख्या में 8 है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन की एग्जामिनेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही सब क्वेश्चन क्या है, नेट में आप लोगों को आता है। देखिए पहली अवस्था का क्या नाम है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अविश्वास जोड़ लीजिएगा। ठीक है, विश्वास बनाम क्या है, अविश्वास, यानी विश्वास भी है उसके साथ साथ क्या होता है, अविश्वास भी होता है। तो ये क्या है, एरिक्सन की, देखिए यहाँ पर क्या, एरिक्सन के सिद्धांत की यह पहली अवस्था है। आपको क्वेश्चन जैसे आप टीजीटी पीजीटी या नेट की तैयारी करेंगे तो उसमें आ सकता है कि एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था क्या है। तो याद रखिएगा कि एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी अवधि क्या होती है, जन्म से लेकर 1 साल की होती है। ये भी पूछा जाता है कि विश्वास बनाम अविश्वास मैचिंग करने के लिए दे देता है, विश्वास बनाम अविश्वास जो है कितने, तो एक कॉलम उस दूसरे कॉलम में हो जाएगा 1 से 0 से 1 साल, फिर 1 से 2 साल ऐसे करके दे देगा। तो आप क्या बताएंगे, विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 1 साल की होती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता और अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से सतत मतलब लगातार, ठीक है, उस उचित स्नेह, काम रहेगा, प्यार आदि मिलता है तो उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता या अन्य लोगों से उचित देखभाल नहीं मिल पाता है, उनमें क्या होता है, अविश्वास की भावना जो है विकसित होती है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जिनका जैसे अच्छा से केयर किया जाता है, ठीक है, घर के लोग उनको बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं, तो उसमें क्या है, वो बच्चा क्या होता है, अपने जैसे सब पर विश्वास करता है। और जहाँ पर वहीं पर क्या जस्ट विपरीत हो जाता है, अगर बच्चे के केयर अच्छा से नहीं हो रहा है, देखभाल अच्छे से नहीं हो रही है, उससे प्यार मोहब्बत, उसको ममता नहीं मिल पा रही है, तो वहीं पर क्या होगा, उस बच्चे के अंदर अविश्वास की भावना जो है जागृत हो जाती है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है आपका स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक। स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरिक्सन के सिद्धांत की यह दूसरी अवस्था होती है। स्वायत्तता बनाम लज्जा और शक क्या है, यह दूसरी अवस्था है जिसकी अवधि 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है। देखिए विश्वास बनाम अविश्वास क्या था स्टूडेंट, तो 0 से लेकर 1 साल था। ठीक है, 0 से लेकर 1 साल था। और दूसरा क्या है आपका लज्जा तथा शक जो है वो क्या है, 1 से लेकर 3 साल तक होती है। ठीक है, जब बच्चों को अपने माता पिता या देख रेख करने वालों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि उनके व्यवहार बिल्कुल अपने हैं और व्यवहारों को करने में वे स्वतंत्रता को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे होते हैं, मतलब 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को जैसे जो माता पिता प्यार करते हैं या घर के अन्य व्यक्ति जो है उनका प्यार करते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक विश्वास की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन फिर जैसे ही वो मतलब 1 से लेकर 3 साल में आ जाते हैं तो उनमें क्या है, ये भावना बिल्कुल आ जाती है कि वो अपने व्यवहारों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए हो जाती है। जैसे मान लीजिए 1 से 3 साल का बच्चा है, यानी 2 साल का जब हुआ तो क्या होगा, अपने से जैसे पानी पीने के लिए कहेगा, ठीक है, अपने से खाना खाने के लिए वो सोचेगा, अपने से बटन खोलने की कोशिश मतलब करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब उसके अंदर अपने करने की। और वहीं पे क्या है, जब बड़े लोग अगर उनका मजाक उड़ाएंगे तो वो क्या करते हैं, शर्मा जाते हैं ना, फिर क्या है, और उनको क्या करेंगे, वो शक की दृष्टि से जैसे देखने लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, सॉरी तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखिए बार बार अगले प्रश्न कहने की आदत पड़ गई है। तीसरा जो हेडिंग क्या है आपका,
पहल बनाम दोष। पहल बनाम का मतलब क्या कि कोई काम को करने की पैरवी करना या पहल करना या शुरुआत करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एरिक्सन के सिद्धांत की यह तीसरी अवस्था है जिसकी अवधि 3 से लेकर 5 साल तक होती है। जो तीसरी अवस्था होती है उसमें क्या है, पहल तथा दोष होता है, वह क्या है 3 से लेकर 5 साल तक होती है। यह बच्चों का प्री स्कूली अवस्था कहलाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नर्सरी में जो बच्चे जाते हैं वो क्या है 3 से लेकर 5 साल तक के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपना काम स्वयं करने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो 3 से लेकर 5 साल में क्या हो जाएगा, पहल। मतलब पहल का मतलब कि कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे जो है अपना काम स्वयं से करने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। ठीक है, चौथी अवस्था हमारी क्या है स्टूडेंट, चौथी अवस्था देखिए कि परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम का मतलब क्या हुआ, मेहनत करना, और हीनता का मतलब क्या हुआ कि उनके मन में कुंठा की भावना आना, हीन भावना आना। तो देखिए यह सिद्धांत की क्या होती है, चौथी अवस्था है जिसकी अवधि 6 से लेकर 12 साल की होती है। क्या होती है स्टूडेंट, इसकी अवधि क्या होती है, 6 से लेकर 12 साल की होती है। इस अवस्था को ठीक है, एक मिनट, इस अवस्था को या अवधि को क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था भी कहते। तो अब देखिए बाल्यावस्था भी था, ठीक है, अब क्या उत्तर बाल्यावस्था क्या है, 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जब बच्चों में पहला से, ठीक है, जब बच्चों में पहला से, एक मिनट, पहले से होगा ना, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया। जब बच्चों में पहले से तरह तरह की नई अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं तो वह अपनी ऊर्जा को क्या है, नए ज्ञान अर्जित करने और बौद्धिक कौशल को सीखने में लगा देता है। ठीक है, सिखाने में नहीं, सीखने में लगा देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जब पहुँच जाता है तो क्या है, वो नई नई अनुभूतियाँ प्राप्त कर लेता है, और जो उसका ऊर्जा बचता है, जैसे नई अनुभूतियाँ प्राप्त कर लिया तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी बचेगा तो वो नए काम में और अपने बौद्धिक माने अपने बुद्धि के विकास के लिए जो है आगे जो है सीखने के लिए वह उस ऊर्जा का जो है प्रयोग करेगा। ठीक है, यहाँ वह अपनी प्राप्त सफलताओं और उसकी पहचान में पहचान से काफ़ी प्रोत्साहित होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे, जैसे आप ही लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी का 70% आ गया, 80% आ जाता है तो क्या है, आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तो आप अपनी ख्याति के लिए क्या है, आप प्रोत्साहित होते हैं ना, तो यही चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका एज क्या, अभी क्या आप लोग सब लोग किशोरावस्था में है, युवा किशोर में है। देखिए यहाँ पे क्या बच्चों की मैं बात करें तो बच्चे अपने जिस एज के अनुसार अगर उनका बौद्धिक कौशल अच्छा होता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है तो बच्चे का जो है डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहचान बनाम संभ्रांति। संभ्रांति का मतलब कि उसमें मतलब संशय होना। ठीक है, और पहचान, तो यह सिद्धांत की 5वीं अवस्था होती है जिसकी अवधि 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। देखिए ये अवधि बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि 5वां जो है 12 से 18 था, चौथा क्या था आपका 6 से 12 था, इस तरह से आप हमेशा याद रखिएगा। यह अवस्था किशोरा अवस्था कहलाती है। ठीक है, यह अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में किशोर में यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वह कौन है, वह किस लिए है और वह अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहा है। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। ठीक है, तो देखिए सभी किशोर सोचते हैं ना कि मतलब वह कौन है, ठीक है, उनका अस्तित्व क्या है, वो आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, किशोर जो है हमेशा मतलब चिंतित रहते हैं, इसीलिए किशोरावस्था को क्या है, तनाव की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छठा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, छठा पॉइंट देखिए 8वीं अवस्था है, तो छठा अवस्था में हम क्या बात करते हैं, तो देखिए छठी अवस्था जो है घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता का मतलब क्या हुआ कि क्लोज होना, ठीक है, किसी के पास आना, और अलगाव का मतलब क्या हुआ कि दूर जाना। तो देखिए यहाँ पे क्या, यह सिद्धांत की क्या है, छठी अवस्था है जिसकी अवधि प्रथम 20 वर्ष से 30 वर्ष की होती है। घनिष्ठता तथा बनाम में अवधि क्या है, 20 से लेकर 30 वर्ष की होती है। यह आरंभिक वयस्क अवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आप लोग क्या है, घनिष्ठता बनाम अलगाव की एज में है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अभी क्या ग्रेजुएशन करके निकले हैं, तो सभी की उम्र क्या है 20 होगी, 21 होगी, तो सभी लोग क्या है, आप घनिष्ठता बनाम अलगाव में होंगे। और यह क्या है, यह आपका युवा अवस्था, प्रारंभिक युवा अवस्था के नाम से या प्रारंभिक या आरंभिक वयस्क अवस्था के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरे के साथ एक घनात्मक
घनात्मक संबंध बनाता है। तो ये भी बात से, जैसे अभी क्या है, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल में क्या होगा, आप लोग जैसे जिससे आप बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो उससे क्या होगा, घनिष्ठ घनिष्ठ वाला संबंध रखेंगे ना, कि अपनी बेस्टी देंगे। तो ये चीज़ है। तो इस ये घनिष्ठता बनाम अलगाव जो है, ये क्या आप लोगों के एज से संबंधित है। तो ये चीज़ हमेशा ये आप लोग को याद, आप लोग में क्या होगा इस समय, धनात्मक मतलब क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा होगी अपने दोस्तों के प्रति। और जिससे अगर आप लोगों का तालमेल नहीं बैठेगा तो वहाँ पर क्या होगा, अलगाव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है घनिष्ठता बनाम अलगाव जो है वो क्या है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत का जो है छठा जो है अवस्था होती है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या, 7वां जो है जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो जननात्मकता बनाम स्थिरता में क्या है, यह सिद्धांत की 7वीं अवस्था है जो 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है। इसमें जैसे जो भी व्यक्ति होते हैं वह सोचते हैं कि हम अपने अगली पीढ़ी, जैसे मैं हूँ उस एज में हूँ, ये क्या है, ये मेरे एज से संबंधित है, 40 से 50 के बीच की आयु की होती है। तो इसमें क्या है, मैं अपने अगली पीढ़ी को क्या देना चाहती हूँ, उनके लिए क्या करना चाहती हूँ, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे मध्य वयस्क अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जननात्मकता का तात्पर्य अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीज़ों को अंतरित करने से होता है। तो यही हमने बताया ना कि अपनी अगली पीढ़ी को मैं क्या दें, जैसे आप लोग आने वाली पीढ़ी हो मेरे ना, जैसे अभी आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कोई नेट क्वालिफाई करके मेरी जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर आप ही में से कोई एक बनेगा, तो क्या हो, आप भविष्य के हो गए। तो मैं आपके भविष्य के लिए चिंतित हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को दे दूँ। आप लोग घर बैठे, जैसे बहुत सी इसमें क्या होंगी, लड़कियाँ जो होंगी वो कॉलेज नहीं आ पाती हैं, एडमिशन करा कर घर से ही स्टडी करती हैं, तो उनको क्या है, यूट्यूब के जरिए जो ये मैटर सारा मिल जाएगा, तो घर बैठे क्या अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला यानी लास्ट 8वां पॉइंट हमारा क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। संपूर्णता बनाम निराशा, संपूर्णता का मतलब क्या हुआ कि पूरा, और निराशा का मतलब क्या हुआ कि आशाहीन होना, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है संपूर्णता बनाम निराशा का मतलब क्या हुआ, जैसे यह जो है एक तरह से कह सकते हैं वृद्धावस्था से संबंधित होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे वृद्ध हो गया तो वह क्या है, वह अपने जो बीता हुआ समय है, ठीक है, अपनी सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करता है। अगर सफलताएं जो है ज़्यादा हैं असफलताओं की अपेक्षा, तो उसका क्या होगा, उसके अंदर जो है जीवन के प्रति क्या होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। अगर मान लीजिए वो क्या है, वह असफलताओं को ज़्यादा, मतलब असफलताएं उसके जीवन में ज़्यादा आई हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति में क्या होगा, निगेटिव थॉट्स जो है ज़्यादा होगा। तो आइए देखिए यहाँ पर समझते हैं। यह इस सिद्धांत की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें लगभग 60 वर्ष या उससे ऊपर से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि को शामिल किया गया है। यानी 60 वर्ष के जगह पे क्या हो सकता है 65 वर्ष, और 65 वर्ष से लेकर क्या हो सकता है आपका, मतलब मृत्यु तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसको क्या किया गया है, संपूर्णता बनाम निराशा में शामिल किया गया है। सभी संस्कृति में इस अवस्था को बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो संपूर्णता बनाम निराशा है वो किससे संबंधित है, तो वृद्धावस्था से संबंधित है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलताओं और असफलताओं की ओर अधिक होता है, ठीक है। फिर क्या है, अगर व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है, ठीक है, धनात्मक ढंग से करता है, अर्थात सफलता, ठीक है, अर्थात सफलता अधिक और असफलताएं कम होने का अनुभव करता है, तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित होगा। अर्थात वे अपनी जिंदगी को धनात्मक रूप से पूर्ण
पूर्ण एवं रहने योग्य समझने लगता है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर सफलताओं की जो संख्या है वो अधिक है असफलताओं की अपेक्षा, तो उस व्यक्ति का जो जीवन होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा और पूर्ण होगा, पूरा होगा, और वह क्या सोचेगा कि हम समाज के लिए मतलब हमारा रहना जो है जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगा, ये आपके 8 जो है ये आपके एरिक्सन का सिद्धांत हो गया स्टूडेंट। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो आज आप लोगों का लंबा हो जाएगा, 40 से 45 मिनट तक का, तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि इसको हम समझा भी दे रहे हैं तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जितना भी है 8 पॉइंट ना जो अभी हमने बताया, इसको आपको एकदम अच्छे से ध्यान देकर मतलब इसको पढ़ना है। ये इसमें गलती नहीं होना चाहिए। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, पहली अवस्था। दूसरा क्या है, स्वायत्तता बनाम लज्जा व शक, ठीक है, पहल बनाम दोष। ये सब आप लोगों को परिश्रम बनाम हीनता, एक जगह कॉपी में मतलब इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। और मतलब अवधि और मतलब समय, और उसका जो बीच बीच में है अभी शब्द से बता ही रहे हैं, तो उसको आप लोग आराम से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। चाहे तो मेरी भाषा का ही पूरा आप यूज कर लीजिएगा, या अपनी भाषा को जैसे हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं उसी को भी आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। सामाजिक अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। तो सामाजिक सीखना सिद्धांत या सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी जो है क्या है, तो उसको क्या करना है, विस्तार से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नैतिक विकास का यह सिद्धांत कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, वाटर मिस कैल के शोधों का प्रतिफल है। जो सामाजिक अधिगम जो दिया गया तो उसमें क्या है, एल्बर्ट बंडूरा और वाटर मिस्केल ने जो है मतलब अनेकों शोध किए, उसी का क्या है ये फल है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको विश्लेषणात्मक बना लीजिएगा। सिद्धांत के विपरीत अपना मत जाहिर करते, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विपरीत अपना मत जाहिर करते हुए सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों ने, ठीक है, वादियों ने यह कहा कि नैतिक व्यवहार किसी एक विशेष इकाई अर्थात सुपर ईगो से उत्पन्न नहीं होता, तथा साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इस बात से भी इनकार किया कि नैतिक व्यवहार में सिर्फ ईमानदारी ही सम्मिलित होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जैसे बताया, उनका कहने का मतलब ये था कि जो मतलब नैतिक विकास है मतलब मोरल डेवलपमेंट है, तो वो क्या है, वो सुपर ईगो से नहीं आता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उसमें नैतिक व्यवहार में क्या है, आपको ईमानदारी सम्मिलित होनी चाहिए, ये तभी आपका नैतिक विकास अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों का मत है कि सामाजिक व्यवहार वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब कि उसमें मतलब भिन्नता पाई जाती है, तथा पारिस्थितिकी जन संदर्भ पर निर्भर होता है। और जो पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम पे क्या होता है, आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों का मत है कि नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेषण है। ठीक है, नैतिक व्यवहार का मुख्य आधार क्या है, प्रेषण, मतलब बातचीत करके हम सीख सकते हैं। किस सिद्धांत के बात हम कर रहे हैं, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं। देखिए फिर क्या है, बच्चा जब किसी मॉडल को कोई व्यवहार करते देखता है और उसे एक मिनट, यहाँ उस होगा, ठीक है, उस व्यवहार का धनात्मक परिणाम मॉडल को प्राप्त करते देखता है, तो वह क्या करता है, वैसा ही व्यवहार करना जो है सीख लेता है। ठीक है, वैसा ही व्यवहार करना क्या करता है, सीख लेता है। तो जैसे आप लोगों का भी कोई आइडियल होगा स्टूडेंट जिसकी तरह आप बनना चाहते होंगे, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आप मतलब कुछ हो, तो कोई ना कोई आपके आइडियल होंगे ना, तो आप क्या उनके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, आप देखते हैं, तो उन्हीं के जैसा क्या है आप बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यही बताने की कोशिश जो है बंडूरा ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चा यदि मॉडल को नैतिकतापूर्ण व्यवहार करते देखा, ठीक है, तो वह भी उसे नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने को
करना सीख लेता है। ठीक है, व्यवहार को क्या है, करना सीख लेता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बच्चा अगर किसी को भी देख मतलब नैतिकता यानी उसके व्यवहार में जो है मोरलिटी आ गई है, तो वह बालक भी क्या करता है, वह उसी तरह का व्यवहार करना सीख लेता है। इस सिलसिले में वंडूरा रॉस ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना ऐसी तरह से दे दिया, इसके लिए क्या है, इसके लिए उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट से आपको ये सिद्धांत जो है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग से आपको ये सिद्धांत यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे क्या है, इस प्रयोग में क्या किया गया, 3 समूह थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 समूहों में मतलब इस प्रयोग को दिया। देखिए फिर क्या है, 2 प्रयोगात्मक समूह और एक क्या है, नियंत्रित समूह। उन्होंने क्या किया, 3 समूह बनाया, जिसमें से क्या है, 2 प्रयोगात्मक समूह, यानी 2 पर क्या किया उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, और एक को क्या किया, अपने ऊपर नियंत्रित में ले लिया, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन तीनों को उन्होंने क्या किया, काउंट किया। फिर क्या है, पहला, अब देखिए लड़कों का पहला प्रयोगात्मक समूह था, जो लड़के थे उनका क्या था, पहला प्रयोगात्मक समूह था, जिसमें उन लोगों को एक ऐसा फिल्म दिखाया गया जिसमें एक बच्चा को माँ द्वारा इसलिए दंडित किया गया क्योंकि वह उसे खिलौने के साथ खेल रहा था जिसके साथ खेलने के लिए मना किया गया था। ठीक है, तो मैंने पहले समूह में के जो लड़के थे तो उनको क्या एक फिल्म दिखाई गई जिसमें क्या किया, उस लड़के को इसलिए मतलब दंडित किया गया या मारा गया क्योंकि उसको खिलौने के साथ जो है माँ ने क्या किया था, खेलने के लिए मना किया था, लेकिन उसने क्या किया, माँ के बात को नहीं माना और खेलना प्रारंभ किया। तो एक फिल्म में ये दिखाया गया कि मतलब उसी खेल को खेलने के लिए, जिस खेल को मना किया गया तो उसी खेल को वो खेला, उसके लिए क्या हुआ, माँ के द्वारा क्या हुआ, उसको दंड मिला। अब देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा समूह अब देखते हैं, तो लड़कों का दूसरा समूह इस फिल्म के द्वारा बर्तनी को देखा और जिसमें इस व्यवहार के लिए बच्चों को माँ द्वारा पुरस्कृत किया गया, यानी उसी फिल्म को क्या है मतलब फिर से दिखाया गया, और उसमें क्या किया गया, वह बच्चा मतलब बर्तनी कर रहा है तो उसके लिए क्या किया, माँ के द्वारा जो है उसको मतलब पुरस्कृत किया गया। अब देखिए बच्चों का, अब तीसरा समूह में क्या है, बच्चों का तीसरा समूह नियंत्रित समूह था जिसे कोई फिल्म नहीं दिखलाया गया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 ग्रुप में तो बांटा गया था, तो पहले ग्रुप को फिल्म दिखाई गई जिसमें क्या किया गया, माँ के द्वारा दंड दिया गया, और दूसरे समूह को क्या हुआ, उसी फिल्म को दिखाया गया जिसमें क्या किया गया, माँ के द्वारा जो है उसको पुरस्कृत किया गया, यानी इनाम दिया गया। अब तीसरे जो ग्रुप था उसको कोई क्या है, उसको कोई फिल्म नहीं दिखाया गया। अब क्या है, प्रयोगकर्ता, देखिए यहाँ पर कर्ता ऐसे दिखाएगा, प्रयोगकर्ता द्वारा तीनों समूह के बच्चों को एक अलग कमरा में ले जाया गया और खिलौने के साथ नहीं खेलने की हिदायत दी गई। ठीक है, इसके बाद प्रयोगकर्ता, देखिए कर्ता ऐसे लिखाएगा, कर्ता कमरे, ठीक है, कमरे से बाहर चला गया। इस प्रयोग के परिणाम में यह देखा गया कि बच्चों ने फिल्म में यह देखा था कि माँ की आज्ञा न पालन करने से बच्चे को क्या मिला था, पुरस्कार मिलता है। ठीक है, माँ का आज्ञा पालन न करने से, जैसे माँ ने मना किया और उसका क्या हुआ, आज्ञा का पालन उस बच्चे ने नहीं किया तो उस बच्चे को क्या किया गया, पुरस्कार मिला। और दूसरा समूह में क्या था, जो ठीक है, दूसरा समूह में, एक मिनट, बच्चों के हाँ, दूसरा समूह द्वारा अन्य दोनों समूहों के बच्चों की अपेक्षा प्रयोगकर्ता, ठीक है, प्रयोगकर्ता द्वारा यह हिदायत दी गई कि हिदायत को न मानने की प्रवृत्ति पाई गई। जिन बच्चों ने यह फिल्म देखा था कि बच्चों को माँ द्वारा दंडित किया गया था, तो पहले समूह उसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जो है दिए गए हिदायत को न मानने की अनिच्छा काफ़ी अधिक पाई गई थी। जैसे यहाँ पे क्या कहा है कि जैसे पहले फिल्म में क्या था, माँ का बात नहीं माना तो उसको दंड मिला। दूसरे फिल्म में क्या हुआ कि वह उसी कार्य को किया, मतलब बर्तनी को मतलब ध्यान नहीं दिया कि माँ ने मना किया या नहीं किया, तो वो खेला तो उसके लिए क्या हुआ, उसको माँ के द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर तीसरे में क्या हुआ, मतलब वो तो जब जो माँ का जिसे हिदायत दी गई तो उसमें क्या हुआ, जो
न बात मानने वाली की जो संख्या थी वो क्या हो गई, अधिक पाई गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास नैतिक व्यवहार को सीखने के फलस्वरूप होता है। बच्चे अन्य व्यवहार के समान नैतिक व्यवहार को प्रेक्षक के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चों के सामने जैसा आप व्यवहार करेंगे बच्चे वैसा ही बात सीखेंगे। तो इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चों के सामने जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि उनका मोरल डेवलपमेंट जो है अच्छा हो। ऐसा नहीं है किसी भी बच्चे को अगर हम जैसे फैमिली बड़ी है और कोई गलत बात हम अगर सिखा रहे हैं तो हमको क्या है, अपनी बारी का भी इंतजार करना चाहिए। बच्चे तभी आपका सम्मान करेंगे जब आप उनको दूसरों का सम्मान करना सिखाएंगे, तभी वो आपका भी क्या करते हैं, सम्मान करना सीखते हैं। ठीक है, अब आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है, शिक्षा तथा समाज में रूसो का योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो रूसो लॉक ये दोनों मतलब ऐसे मतलब वो थे क्या, विद्वान थे जिन्होंने प्रकृति के ऊपर प्रकृति से सीखने पर बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने काम किया था। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या है स्टूडेंट आपका, तो जीन जेकस, देखिए रूसो का नाम क्या था, जीन जेकस रूसो। ठीक है, जीन जेकस रूसो 18वीं शताब्दी का एक महान फ्रेंच विचारक था। ठीक है, एक महान फ्रेंच मतलब फ्रांस का रहने वाला जो है एक विचारक था। राजनीति दर्शन पर उसका प्रभाव में मैकियावली और हॉब्स, यहाँ पर बो रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, हॉब्स और लॉक से भी अधिक पड़ा था। यानी कहने का मतलब क्या कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या था, मैकियावली और हॉब्स और लॉक थे, तो उनका प्रभाव जो है मतलब रूसो से कम था। रूसो का क्या था, राजनीतिक दर्शन में अधिक प्रभाव था। ठीक है, यहाँ भी हॉब्स बना लीजिएगा। हॉब्स तथा लॉक की भांति यह संविदा के सिद्धांत का प्रबल समर्थक था। जो मतलब जैसे हॉब्स थे और लॉक थे तो संविदा के सिद्धांत को जिसे प्रबल मतलब प्रमुख स्थान देते थे, उसी तरह से क्या थे, रूसो भी थे। ठीक है, उसकी सबसे अधिक विख्यात रचना सामाजिक संविदा है। ठीक है, रूसो ने कौन सी रचना का मतलब लिखा था, तो क्या बताएंगे, रूसो का एक रचना जो है सामाजिक संविदा है। ठीक है, जिसे तत्कालिक लोगों के अंदर उसे नहीं होगा यहाँ पर, उस समय की स्थिति के प्रति घोर असंतोष और उसे बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की भावना जो है उत्पन्न की गई। यानी जो सामाजिक संविदा जो उनकी रचना थी, तो उस समय का तत्कालिक मतलब उस समय जो वर्तमान समय में जो भी चल रहा था उसमें जो असंतोष था और उसको बदलने के लिए क्या हम क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं, इसका वर्णन जो है उनकी रचना सामाजिक संविदा में जो है किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, रूसो के जीवन। ठीक है, रूसो के जीवन चरित्र तथा उस समय, उससे नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, उस समय की परिस्थितियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना जो है आवश्यक है। ठीक है, रूसो का जो चरित्र था और उसका जीवन कैसा था उस समय, उस पे क्या है हम प्रकाश डाल रहे हैं। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं हम कि व्यक्ति जीवन के, ठीक है, व्यक्ति जीवन के अनुभव ही व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालने वाले होते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे आपका जो भी पर्सनल अनुभव है वही क्या करेगा, आपको ऊपर जो है प्रभाव डालेगा, आपका व्यक्तित्व भी क्या होगा वैसा ही होगा। 1747 ईस्वी में एक घटना घटी, ठीक है, जिसने रूसो के जीवन की धारा ही क्या की, बदल दी। जो है एक घटना घटी किस सन में, 1747 ईस्वी में, जिसने क्या किया, रूसो के जीवन की धारा को ही बदल दिया। उसने सुना कि डीजल की अकादमी, ठीक है, अकादमी में एक लेख पर पुरस्कार देने की घोषणा की। ठीक है, घोषणा हुई और वहाँ पर शीर्षक क्या था, उन्होंने क्या शीर्षक दिया था, विज्ञान कला प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है। ठीक है, तो डीजल की अकादमी में एक मतलब पुरस्कार की घोषणा किया गया और जिसका शीर्षक क्या था, विज्ञान कला। ठीक है, विज्ञान कला प्रगति ने क्या किया है, नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया मतलब कि सहयोग दिया, ये क्या था, शीर्षक था। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर,
तो यहाँ पे क्या है आपका कि अपने जीवन के अनुभव तथा इटली और पेरिस में व्याप्त मिथ्याचार कृत्रिमता होगा। ठीक है, ठीक है, कृत्रिमता के आधार पर उसने एक लेख लिख डाला। उसके निबंध का सार था। ठीक है, निबंध का सार था, क्या था? मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेख लिखा जो कृत्रिमता के आधार पर, मतलब एक लेख लिख दिया जिसमें क्या था, उन्होंने बताया कि मनुष्य क्या है, स्वभावतः अच्छा होता है, किंतु अस्वाभाविक सभ्यता द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रष्ट संस्थाओं द्वारा वह बुरा बन जाता है। तो ये बात भी सही है, कोई भी मनुष्य क्या है, बुरा नहीं होता, कोई भी मनुष्य जन्मजात अपराधी नहीं होता है, कोई भी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, अच्छा होता है। लेकिन क्या है, वो कैसे सोसाइटी में रह रहा है, किन लोगों के बीच में उठ रहा है, बैठ रहा है, यही सब क्या है, उसको जो है बुरा बना देती हैं। ठीक है, जीवन प्रयत्न उसका यह आधारभूत सिद्धांत बना रहा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को उन्होंने यह सिद्धांत में ढाला कि जो मनुष्य होता है वो क्या है, मतलब स्वभाव से क्या होता, अच्छा होता, और इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन भर क्या है, आधारभूत सिद्धांत बनाकर रखे रहे। फिर क्या है, वह इस परिणाम पर पहुंचा कि यदि मनुष्य अपना आदिकालीन आनंद और निश्चयता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राकृतिक जीवन की ओर लौट जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर आप अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आनंदमयी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो क्या है, आप प्राकृतिक जीवन की ओर क्या है, लौट जाइए। यानी इस बनावटी समाज, इस बनावटी दुनिया से क्या है, आप दूर हो जाएंगे, तब आप अच्छा जीवन और आनंदमय वाला जीवन जिएंगे। ठीक है, फिर क्या है, इस निबंध के कारण न केवल उसे पुरस्कार जीत लिया, बल्कि उसे युग के कृत्रिम समाज में बड़ी हलचल मचा दी। ठीक है, उस समय भी क्या था, उस समय भी राजनीतिक मुद्दे बहुत ज़्यादा रहता था। तो उसमें क्या, उन्होंने जो ये निबंध लिख दिया, तो उसमें क्या किया, उसमें मतलब कृत्रिम समाज में जो, मतलब कृत्रिम मतलब जो बनाया गया समाज है, उसमें क्या किया, हलचल मचा दिया, और क्या किया, क्रांति की ओर एक पहला कदम भी था। और यह क्या था, एक क्रांति की ओर पहला कदम था। पेरिस के साहित्य क्षेत्र में रूसो का सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ। पेरिस के साहित्य क्षेत्र में क्या हुआ, रूसो को जो है बहुत अच्छा, मतलब सबसे ऊंचा वाला जो है सम्मान प्राप्त हुआ। परंतु जिस नवीन भावना का रूसो में प्रादुर्भाव मतलब नई भावना का जो रूसो में अंदर में उसकी भावना जो जागृत हुई, तो उसके क्या हुआ, उससे उसने समाज को त्यागने, ठीक है, बृहद समाज से संबंध विच्छेद करके निम्न कोटि के वर्ग से मिलने जुलने का निर्णय कर लिया। जो मतलब इतना उसने लेख लिखा और उसका जो सम्मान मिला, तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर एक भावना जागृत। उन्होंने बृहद मतलब बड़े समाज से, जैसे ऊंचा सोसाइटी में क्या था, रूसो जो थे पहले ऊंचे सोसाइटी में उठना बैठना ये सब कुछ होता था। तो उनको जब उनका जैसे ये लेख हुआ, जब उनको इनाम मिला, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, तो उनके अंदर क्या हुआ, अंदर से एक भाव जागा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया जो बृहद समाज यानी बड़े समाज के जो लोग थे उनके साथ उठना बैठना उन्होंने बंद कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि उनसे नाता तोड़ के उन्होंने क्या किया, निम्न कोटि के वर्ग के लोगों यानी अपने से बहुत छोटे मतलब लोएस्ट कास्ट पर जाकर क्या उनसे मिलना जुलना, ठीक है, रहना, ये सब जो है शुरू कर दिया। फिर क्या है, अमीर महिलाओं का संपर्क, ठीक है, अमीर महिलाओं का संपर्क छोड़कर उसने एक दरिद्र महिला के साथ रहना और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमीर महिलाओं का जो साथ था, मतलब उनके साथ रहना, उठना बैठना, संबंध रखना, ये सब को छोड़कर क्या किया, उन्होंने एक दरिद्र महिला के साथ रहना पसंद किया और दरिद्रता भर जीवन क्या किया, जीना शुरुआत कर दी। ठीक है, उस समय, यहाँ पर उसे नहीं हुआ, उस समय उसके विचारों में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। ठीक है, जब उन्होंने दरिद्रता भरा जीवन था, तो उस समय क्या था, उनके विचार में बहुत उथल पुथल मचा हुआ था। 1755 ईस्वी में उसने फिर इस अकादमी द्वारा पेश किए गए पुरस्कार के लिए निबंध लेखन प्रतिस्पर्धा में क्या किया, भाग लिया। यह पहला लेख की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा लेख था।
ठीक है, मतलब जो उन्होंने पहले लेख लिखा कि मनुष्य स्वभावतः जो है अच्छा होता है, उसके अपेक्षा क्या था, ये जो दूसरा लेख उन्होंने लिखा वो जो है ज़्यादा अच्छा था। इसमें उसने व्यक्तिगत संपत्ति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत जो संपत्ति थी उस पे, व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ, पर्सनल संपत्ति पे क्या किया, कड़ा प्रहार किया। उसने कहा कि निजी संपत्ति विषमता और अन्य का कारण है। तो जो निजी संपत्ति होती है वो क्या, विषमता यानी लोगों में जो है समानता नहीं लाना, और उसका और क्या, उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, उसका कोई औचित्य मतलब कोई अस्तित्व नहीं होता है। आगे देखिए क्या उन्होंने बताया कि जिन्होंने सर्वप्रथम संपत्ति पर अधिकार कर लिया था, उनकी रक्षा करने के लिए ही राज्यों का जन्म हुआ। उनका कहना था कि जैसे पहले जैसे जो लोगों ने जो है मतलब संपत्ति को अपना निजी संपत्ति बना लिया, तो उसके लिए क्या हुआ, राज्यों की स्थापना करना पड़ेगा ना, तो जो है राज्यों का क्या हुआ, जन्म हुआ। परंतु गरीबों को यह कहा जाता था कि इस संपत्ति के अपहरण को कायम रखने के लिए नहीं, वरन उनके कोषण, ठीक है, उनके कोषण को, एक मिनट नहीं हुआ, उनको दूर करने तथा दोस्तों को दंड देने के लिए राज्य विद्यमान है। ठीक है, उनको क्या है, कोसने होगा यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, कोसने को और दूर करने के लिए क्या किया गया, उसे दंड देने लगे। जैसे अब मान लीजिए संपत्ति अपना हो गया, तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति कहीं ना कहीं क्या होता है, झगड़ा का कारण बनता है ना। जितना ही प्राइवेसी रहेगी, अपना संपत्ति रहेगी, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर डर बहुत ज़्यादा रहता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, आगे देखिए, शीघ्र ही उनके सामने वास्तविकता आ जाती है और वह राज्य के यथार्थ स्वरूप को स्वयं समझ जाते हैं, किंतु वह राज्य के विरुद्ध अपने आप को शक्तिहीन पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे संपत्ति आ गया, उसके लिए राज्य की व्यवस्था की गई, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या, वो अपने अस्तित्व को समझ जाते हैं और राज्य के विरुद्ध क्या है, अपने आप को शक्तिहीन, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, मानव स्वभाव के संबंध में रूसो का विचार ही उनका मनोविज्ञान था। ठीक है, मानव स्वभाव के संबंध में क्या था, रूसो का जो विचार था वही क्या था, उनका मनोविज्ञान था। रूसो के विज्ञान की उन्नति ने नैतिक जीवन को उन्नत किया। ठीक है, रूसो के विज्ञान की उन्नति ने क्या किया, नैतिक जीवन को क्या किया था, उन्नत किया था। उन्नत मतलब आगे प्रोग्रेस किया। भ्रष्ट नामक निबंध, ठीक है, भ्रष्ट नामक क्या था, निबंध है उनका। भ्रष्ट नामक निबंध में मनुष्य स्वभाव का वर्णन करते हुए वह उस स्वाभाविक रूप से अच्छा घोषित करता है, वह उसे होगा। ठीक है, वह उसे स्वाभाविक रूप से अच्छा घोषित करता है। वह बताता है कि मनुष्य में स्वार्थ साधन के अतिरिक्त परोपकार और दया की भी भावना है। ठीक है, जो भ्रष्ट नामक जो उन्होंने निबंध लिखा, तो उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने मनुष्य के क्या, मानव के स्वभाव का वर्णन किया। उन्होंने यह बताया कि मनुष्य क्या स्वाभाविक रूप से क्या होता है, अच्छा होता है, और उसके अंदर जो है स्वार्थ का साधन के साथ साथ क्या है, उसके अंदर क्या परोपकार और दया की भी भावना क्या होती है, मनुष्य में विकसित होती है। तो जैसे आप सभी लोग हैं, सभी लोग क्या है, स्वार्थी हो ना। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही, मैं कहूँगी कि बेटा आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना पर्सनल स्वार्थ देखना है कि नहीं, हम लाइक करेंगे तो मैम को एक लाइक मिल जाएगा, मैम का वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब उन्होंने क्या होता, अब कहीं कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि सोचेगा नहीं, मैम हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो हम अपने स्वार्थ के साथ साथ क्या है, मैम का भी भला कर दें। तो मैम के लिए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को एक दूसरे को, अपने घर में जितने लोग हैं उनको शेयर कर देंगे। तो ये सब क्या है, तो परोपकार और दया की भावना जो होती है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई संपन्न व्यक्ति है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए, तो मान लीजिए उसका संपत्ति हड़पने की कोशिश अगर करता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगा, परोपकार में, तो वो सोचेगा ना कि नहीं, इस संपत्ति को नहीं हड़पते हैं, इसके साथ साथ क्या है, पहले मैं उसका सेवा करूं। ठीक है, सेवा सत्कार करने के बाद अगर वो मुझे अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति देता है, तो मैं उसका उत्तराधिकारी बन सकता हूं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से परोपकार और दया की भावना आ गई ना। दो बुजुर्गों की सेवा सत्कार करने से भी क्या होगा, उनको संपत्ति उनको ही मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसके जीवन के विशेष गुण थे। ठीक है, तो रूसो के क्या थे, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जो थे उसके जीवन के क्या थे, विशेष गुण थे उनमें। ठीक है, उसमें ना
तेरे मेरे की भावना होती है और ना भविष्य के प्रति चिंता। वह घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि की दुर्भावनाओं से मुक्त होता है। तो जो भ्रष्ट लेख मतलब उन्होंने लिखा तो उसमें उन्होंने मनुष्य के क्या किया, स्वभाव को वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मनुष्य जिसके अंदर क्या हो, तेरे मेरे की भावना ना हो, ठीक है, और भविष्य के प्रति उसको, जब तेरे मेरे की भावना नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको भविष्य के प्रति चिंता नहीं होगी। उसके अंदर मन में क्या है, घृणा नहीं हो सकती, उसके मन में द्वेष नहीं हो सकता, ईर्ष्या नहीं हो सकती। ये जितने भी नेगेटिव जो थॉट है वो उसके अंदर क्या है, नहीं आएंगे। ठीक है, निर्भय हाँ ठीक है, नहीं होता, तथा निर्भय, शांति प्रेमी और अपने आप में संतुष्ट और सुखी रहने के गुणों से विभूषित होता है। वह व्यक्ति क्या है, निर्भय मतलब बिना डरे, शांति से, प्रेम भाव से क्या है, अपने जीवन को सुखीमय जीने के लिए क्या उसके अंदर जो है ये सारे गुण जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं हम। देखिए, अतः रूसो की यह प्राकृतिक अवस्था एक स्वर्णित युग के समान थी। मतलब रूसो ने जो कल्पना की थी मनुष्य के स्वभाव का, मनुष्य के चरित्र का, तो वह क्या था, वह स्वर्णित युग के समान थी, जिसमें मनुष्य वह नियंत्रण से मुक्त एक निष्पाप और निर्दोष पशु की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करते हुए मस्ती से स्वच्छंदता पूर्वक अपना क्या है, जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने मतलब प्रकृति के प्रति जैसे मनुष्य के स्वभाव को उन्होंने बताया। तो जैसे हम मान लीजिए कोई जानवर अगर पालते हैं तो उसका देख रेख करते हैं ना, तो वो क्या है, एक निर्दोष, एक निष्पाप भावना से हम प्राकृतिक चीज, और एक जानवर क्या है, वो भी उसका जो है प्रकृति का जो है आनंद लेते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। तो ये सब क्या था, ये आज आप लोगों के देखिए 45 मिनट का, सॉरी कितने मिनट का वीडियो हो गया आपका, 45 मिनट का वीडियो ये आज का हो गया स्टूडेंट। 3 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इसको देखिए हमने समझाया है, तो आप अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, जहां आप लोगों को दिक्कत लगे तो वहाँ क्या अपने शब्दों को भी आप बता। और देखिए कल कोशिश रहेगी कि कल आप लोगों को एक हम, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी दे देंगे। जैसा आप लोग जो है आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। कमेंट से और लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करिए कि क्लास आप लोगों को कैसे लगा। एक लाइक भी कर दिया करिए, जिससे क्या हो, मुझे भी मोटिवेशन। देखिए मैं बहुत मेहनत, देखिए आज परीक्षा थी आप लोगों का, सॉरी आप लोग के सीनियर का ड्यूटी करके आई हूँ, घर का सारा काम, उसके बाद तब आप लोगों का देखिए हम वीडियो रात के करीब, देखिए ये 9:46 यानी 9:45 बजे आज आप लोगों को हम बना रहे हैं, ताकि कल दोपहर तक आप लोगों को या कल शाम तक आप लोगों को हम दे दें। कल आप लोगों का सेकेंड पेपर है, तो सेकेंड पेपर के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग करिएगा, सारा वीडियो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से आप लोग कर लेंगे। सेकेंड पेपर का भी आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, फर्स्ट पेपर का भी पेपर आप लोगों का अच्छा गया है, ये मुझे पता है, कुछ बच्चों ने जैसे मैसेज करके बताया। तो आपका कल का भी पेपर अच्छा जाएगा। और जो 28 का है तो इसका भी देखिए हमने आप लोगों को वीडियो दे दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।